जय हिंद। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीटीसी या डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के साइंस का भाग हम लोग देख रहे हैं। हमने कई क्लासें यूट्यूब पर कर ली हैं। आज हमारा क्लास है सरल मशीनें। ये साइंस का एक क्लास चैप्टर दिया हुआ है जिसमें सरल मशीनें हैं। इसमें मशीनों से संबंधित प्रश्न पूछेगा। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं। तो हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसमें टू द पॉइंट जो होता है उसी को पढ़ना होता है। एग्जैक्ट हमें आंसर देना होता है। आइए इसको देखते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारी और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरल मशीनें। मशीनें क्या होती हैं? मशीनें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, मशीन सबसे पहले क्या होती है। तो मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिणाम को बदला जा सकता है। मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा बल के परिणाम को बदला जा सकता है। अर्थात मशीन की सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में अगर बल लगाया जाता है तो उसका प्रभाव बिंदु पर किसी दूसरी दिशा में पैदा करके जो कार्य किया जाता है वही मशीन होता है। मशीन कितने प्रकार की होती हैं? तो मशीन कई प्रकार की होती हैं। जैसे अगर देखा जाए सरल मशीनें 4 प्रकार की होती हैं। सरल मशीनें माफ़ करिएगा, कई प्रकार की होती है। इसमें तोलक हो गया, पेंच हो गया, तोलक, पेंच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तोलक होता क्या है। तो उत्तोलक की अगर बात की जाए, उत्तोलक एक मुड़ी हुई सुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। उत्तोलक का यांत्रिक भार क्या होता है, इसको याद रखिएगा। उत्तोलक के यांत्रिक भार जो भार अपान आयास, अर्थात आयास भुजा और भार भुजा के बराबर होती है। तो इसके बाद उत्तोलक के प्रकार अगर देखा जाए तो उत्तोलक के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। आलंब, भार तथा आयास की स्थिति विभिन्न होने की उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। आलंब, भार तथा आयास की स्थिति से विभिन्न भिन्न होने की वजह से उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम प्रथम प्रकार की बात करें, प्रथम प्रकार का हमारा उत्तोलक जो होता है, इसमें आलंब बीच में होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। एक ओर भार तथा दूसरी ओर आयास होता है। जैसे कैंची। कैंची हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो बीच वाला भाग है इसको आलंब कहते हैं। एक ओर भार होता है और दूसरी ओर आयास होता है। कैंची हो गया, तराजू हो गया, हैंडपंप, शीशा, कलम, नल, ये सब नल की जो टोटी होती है ये सब प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक की अगर बात की जाए तो इतना ध्यान रखिए कि आलंब जो होता है वो बीच में होता है। एक ओर भार होता है, दूसरी ओर आयास होता है। उदाहरण में कैंची, तराजू, हैंडपंप, कलम, नल की टोटी, ये सभी प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की अगर बात की जाए तो इसमें बीच में भार होता है। भार कहाँ होता है? बीच में होता है। एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलंब होता है। जैसे सरौता। सरौता हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ जो होता है यहाँ आलंब होता है, यहाँ आलंब होता है। एक ओर बल, इधर बल लगाया जाता है, दूसरी ओर बीच में भार होता है। यहाँ पे कोई भी वस्तु रखा जाता है, बीच में भार होता है। जैसे सरौता हो गया हमारा, नींबू निकालने का हो गया, ट्रॉली हो गया, बॉक्स का ढक्कन होता है, स्क्रू ड्राइवर, किवाड़, ये सब जो है सेकंड
द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक की अगर बात की जाए तो एक सिरे पर आलम्ब और दूसरे सिरे पर भार होता है, बीच में बल लगाया जाता है। जैसे चिमटा बीच में बल लगाते हैं, एक तरफ आलम्ब हो जाता है, इसके आगे वाले भाग में चिमटा कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं, ये आलम्ब हो गया और ये भार हो गया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अगर पूछ लेगा कैंची तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, सरवता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है और चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं सरल मशीन में, तो पेंच हो गया, जिसको स्क्रू कहा जाता है। वास्तव में झुके तल के समान होता है। किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में, धुरा दंड उठाने के लिए स्क्रू जैक, जो हम लोग गाड़ी खोलते हैं, गाड़ी का चक्का निकालना होता है तो उसके नीचे जो जैक लगा के निकाला जाता है वही स्क्रू ड्राइवर या फिर जैक होता है। झुका या आनत तल। झुका या आनत तल की बात करें तो कह रहा है कि किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से न्यून कोण पर झुकाकर रखते हैं तो तख्ते का आनत तल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि कोई गाड़ी है, अगर कोई गाड़ी है, मालवाहक गाड़ी है और इस पे जो सामान चढ़ाया जाता है तो उसको इस तरह से ज़मीन से लगाकर एक ऐसे पट्टी रख देते हैं, तो ये पट्टी क्या होती है, यही आनत तल होता है। तो इसे आनत तल कहते हैं। इसके और भी देखते हैं, जैसे सीढ़ी बना हुआ है छत पे चढ़ने के लिए, ये भी झुका हुआ होता है, इसे भी आनत तल कहा जाता है। तो आनत तल के बहुत सारे उदाहरण हैं। आइए देखते हैं आनत तल का उपयोग क्या क्या होता है। एक चीज़ आप लोग ये देख सकते हैं, ये आलम्ब है, ये भार है और ये आयास है। जब आलम्ब बीच में होगा तो एक तरफ भार होगा और दूसरी तरफ आयास होगा। ये कथन लागू होता है हमारा किस पे, पहले प्रकार के उत्तोलक जो होता है, प्रथम उत्तोलक, उसको तराजू कह लीजिए, तराजू है, कैंची है। तो इस प्रकार के उत्तोलक में ऐसा होता है। अब आगे देखते हैं आनत तल। आनत तल में क्या होता है, आनत तल के उपयोग क्या है हमारे लिए। तो जो भारी ड्रम होता है उस पर कम बल लगाकर ट्रक पर चढ़ाया जाता है। एक तो इस तरह से होता है, हम किसी सामान को लोड करते हैं गाड़ी के ऊपर, जैसा हमने बताया। दूसरा है स्कूटर, सड़क से मकान के चबूतरे पर चढ़ाया जाता है। हम लोग गाड़ी घर में या कहीं भी पार्किंग करते हैं तो थोड़ा झुकाव की तरह बना होता है, वही आनत तल होता है। घर की छत पर सीढ़ी चढ़ने के लिए, ये भी हमने बता दिया। अगला हम लोग देखते हैं घिरनी। अब घिरनी क्या होता है, तो कुएं से पानी निकालने के लिए जो गोल पहिए का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, घिरनी कहा जाता है। घिरनी के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो किसी भार को उठाने के लिए आवश्यक जितना बल हमें चाहिए उससे कम बल प्रयोग करने के लिए हम लोग घिरनी का उपयोग करते हैं। बल की दिशा बदलने के लिए भी घिरनी का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है जो पांचवा सरल मशीन है, इसे पहिया भी एक प्रकार की क्या है, सरल मशीन है, जिसे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह गोल होता है, पहिया बेसिकली गोल होता है। इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो पहिया टाल या गाड़ी पर रख कर बोझ को बहुत कम बल लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि पहिए का और भी उपयोग हो सकता है, जैसे घिरनी भी एक प्रकार की पहिया ही है। तो मशीनों, अब हम लोग देखते हैं मशीनों द्वारा सहायता, अर्थात मशीनें हमारे लिए किस प्रकार सहायक है, हम लोग इसको देखते हैं। तो मशीनों द्वारा बल को सुविधाजनक स्थान पर लगाकर कार्य को आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। दूसरा है भारी बोझ ढोने के लिए, जहाँ कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, पहिए वाले ठेले की सहायता से एक व्यक्ति द्वारा ही कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि जहाँ पे अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी वहाँ हम पहिए का उपयोग करके एक या दो व्यक्ति मिलकर कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर कार्य को आसान किया जा सकता है।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। घर्षण बल, तो घर्षण बल ये बीटीसी 2016 में आया हुआ है। देखिए घर्षण बल क्या है। दैनिक जीवन में घर्षण बल का बहुत महत्व है। खुरदरी जगह पर, सतह पर हम बिना फिसले चल सकते हैं, अर्थात हम जमीन पर जो चलते हैं तो घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। बॉल जब मैदान पर रुकती है, क्रिकेट मैदान पर, तो घर्षण बल के कारण ही रुक जाती है। ब्रेक लगता है, पहिए खड़ी होती है, घर्षण बल का उपयोग किया जाता है। पहिए और ब्रेक के बीच लगने वाले घर्षण बल को गति नियंत्रित करता है। माचिस की तीली, माचिस जो जल जाती है सतह पे घर्षण बल के कारण ही जलती है। अब देखते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न में, कराए आनत तल या झुका हुआ तल से क्या तात्पर्य है। आनत तल या झुका हुआ तल, तो किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से न्यून कोण पर झुकाकर जो इस्तेमाल किया जाता है वही क्या होता है, आनत तल होता है। एक दे रहा है वेग अनुपात से क्या तात्पर्य है हमारा, तो किसी आयाम जो एफर्ट द्वारा चली गई दूरी और बोझ जो लोड होता है उसके द्वारा चली गई दूरी को अनुपात को क्या कहा जाता है, वेग अनुपात कहा जाता है। इसके बाद हमारा है सरल मशीन। सरल मशीनें 5 प्रकार की होती है, हमने देखा था, आगे भी देख लेंगे। एक है यांत्रिक लाभ, किसे कहते हैं, तो उठाए गए बोझ तथा लगाए हुए बल की निष्पत्ति को यांत्रिक लाभ कहा जाता है। उठाया हुआ बोझ, जो जिस बल से हम बोझ को उठाते हैं उसकी निष्पत्ति को यांत्रिक लाभ कहते हैं। पहिए से क्या समझते हैं, ये सब बहुविकल्पी में या अति लघु उत्तरी में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो हमारा दिया है, ये देखिए बीटीसी 2016 में तृतीय प्रकार का उत्तोलक आया। उत्तोलक हमें तीनों याद रखना है। उदाहरण से याद रख सकते हैं, पहला कैंची है जिसमें बीच में आलम्ब होता है। दूसरे प्रकार का जो है वो दूसरे प्रकार का हमारा क्या असर होता है, तीसरे प्रकार का चिमटा उत्तोलक है। तो कह रहा पहिए से क्या समझते हैं, पहिए से एक सरल मशीन है जिसे भारी वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में चिमटा आता है, चाकू आता है। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक, पेंच जिसको स्क्रू कहा जाता है, जैक कह सकते हैं जिसे गाड़ी के चक्कर खोलने के लिए जो हम लोग उसमें लगा के इसे चक्के को उठा देते हैं वही जैक होता है। एक है झुका हुआ या अनत तल, जिसे हम गाड़ी पे चढ़ाने के लिए कोई वस्तु इस तरह से रखते हैं तो ये वाला जो लगता है इसी को आनत तल कहा जाता है। इधर गाड़ी खड़ी रहती है, इसमें माल लोड होता है। एक है घिरनी और पहिया और धुरी। तो ये 5 प्रकार के हमारे सरल मशीन हैं। अगला चैप्टर हमारा जीवों की संरचना। शरीर रचना विज्ञान क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि शरीर रचना विज्ञान क्या है। देखिए ईश्वर ने सृष्टि में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं का निर्माण किया है, इसमें एक मानव शरीर भी है। यह ईश्वर की प्राकृतिक मशीन है जो मानव निर्मित कृत्रिम मशीनों से भिन्न है। जो मनुष्यों द्वारा निर्माण किया जाता है उसे कृत्रिम कहा जाता है और प्रकृति द्वारा निर्माण है उसे प्राकृतिक कहा जाता है। तो शरीर जो है वह अनेक कार्य होते हैं इसके, जैसे भोजन को पचाना, सांस लेना, उत्सर्जन करना इत्यादि। इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन में व्यवस्थित अनेक अंग निरंतर क्रियाशील रहते हैं। शरीर में अनेक अंगों का अनेक कार्य होता है और वे सभी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। विज्ञान जो इस मशीन की संरचना के बारे में जानकारी देता है, मशीन के अंदर व्यवस्थित विभिन्न अंगों का अध्ययन करता है। जो मशीन शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों का अध्ययन करता है वही शरीर रचना विज्ञान होता है। इसके अंतर्गत देखिए हृदय का अध्ययन, हृदय के भार, आकृति, शरीर की स्थिति और सहयोगी अंग जैसे धमनियाँ, शिराएँ, कोशिकाएँ इत्यादि, इन सभी के बारे में। और भी ले लीजिए, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, इन सभी को मिलाकर जो कार्य किया जाता है वही शरीर रचना विज्ञान है। अर्थात शरीर के सभी अंगों और सब उनके क्रियाओं का अध्ययन ही शरीर विज्ञान कहा जाता है। अगला हमारा है कोशिका।
कोशिका का अर्थ बताते हुए इसकी रचना बताइए, या फिर पादप कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई देने वाले चित्र को बनाइए। ये बीटीसी 2015 में आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कोशिका। कोशिका आखिर होता क्या है? तो मानव शरीर में असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर जो बना है, मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग कोशिका अर्थात सेल कहते हैं। कोशिका निर्जीव नहीं होता है, बल्कि यह जीवित इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये कोशिका क्या करते हैं? कोशिका गति करते हैं, पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, पदार्थों व्यर्थ पदार्थ जो होता है उसका त्याग भी करते हैं, जनन भी करते हैं, और मानव शरीर असंख्य जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार घर का निर्माण किया जाता है ईंटों से, छोटी छोटी ईंटों को लगाकर हम लोग एक बड़े घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं और फिर शरीर का निर्माण हो जाता है। कोशिकाएं जीवों और जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें से ये अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय अर्थात असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया। इस प्रकार के जो एक कोशिका होते हैं उसे यूनिसेल्युलर कहा जाता है, जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे मल्टी सेल्युलर कहा जाता है। इसके बाद है कोशिकाओं का वर्गीकरण। प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना समाप्त होती है, लेकिन उनकी बाहरी आकार तथा कार्य जो होते हैं वह पृथक होते हैं। कार्यों और आकार के आधार पर कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है। कोशिकाओं के वर्गीकरण में देखिए, पहला हमारा है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिका होता क्या है? तो रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं और दूसरा लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो गोल होती है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है, और श्वेत रक्त कोशिकाएं तस्तरी के समान उभरी होती हैं। श्वेत कोशिकाएं जो होती हैं वह अनियमित आकार की होती हैं और इनकी तुलना में कुछ बड़ा होता है, अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में श्वेत रक्त कोशिकाएं बड़ी होती हैं तथा रंगहीन होती हैं, अर्थात इसमें रंग का अभाव होता है। अगला हमारा है पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं जो होती हैं मस्कुलर सेल्स, ये कोशिकाएं पतली, लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये आपस में मिलकर पेशी ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये ऐच्छिक मांसपेशियों में पाई जाती हैं पेशी कोशिकाएं। एक होता है अस्थि कोशिकाएं, जिससे हमारे हड्डियों का निर्माण होता है, छोटे छोटे रेशों से मिलकर निर्माण करती हैं। अगला हमारा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसे नर्वस सेल्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर की अन्य कोशिकाओं से काफ़ी अलग होता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग चौड़ा असमान आकार का होता है, जिसे कोशिका पिंड कहते हैं। इनमें केंद्रक भी होता है। चारों ओर महीन बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं तंत्रिका कोशिका में। संपूर्ण शरीर में यह कोशिकाएं जाल की तरह फैली हुई हैं। अंगों का संबंध मस्तिष्क से बनाए रखती हैं। इसके बाद कह सकते हैं कि शरीर की अन्य कोशिकाओं से तंत्रिका कोशिका में एक अंतर होता है, क्योंकि ये कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की भांति पुनः निर्मित नहीं होती, अर्थात तंत्रिका कोशिका जो होता है वह पुनः निर्मित नहीं होता है। आयु वृद्धि के साथ साथ केवल आकार में बढ़ती हैं, संख्या में यह नहीं बढ़ती हैं। इतना ध्यान रखना है कि यह संख्या में नहीं बढ़ती हैं, वृद्धि या फिर आकार में कह लीजिए बढ़ती हैं। अगला हमारा है संयोजी कोशिकाएं। कनेक्टिव सेल्स जो होता है, संयोजी कोशिकाएं आपस में मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। संयोजी मतलब, कनेक्टिव मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ना।
अंगों के अनुसार यह लंबे, गोल, अंडाकार और असमान आकार के हो सकते हैं। अगला हमारा त्वचा या आच्छादक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो पतली झिल्ली के आकार की होती हैं, आपस में मिलकर आच्छादक ऊतकों का निर्माण करती हैं। संपूर्ण शरीर की आंतरिक और बाह्य आंतरिक और बाहरी संरचना का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं से होता है, जो सुरक्षात्मक झिल्ली के रूप में अंगों को ढके रहते हैं। ये है हमारा एपिथेलियम सेल यानी त्वचा। इसका निर्माण बाहरी और अंदर दोनों तरफ होता है। ये शरीर को ढकने का कार्य करती है। आगे हम लोग देखते हैं कोशिका की रचना। रचना में क्या है, कोशिका के 3 अंग होते हैं। एक कोशिका भित्ति होती है, कोशिका द्रव्य होता है और तीसरा केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, केंद्रक हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस माने केंद्रक होता है। पहला हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली पाई जाती है, इसे कोशिका के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग रहती है, अपना अलग अलग अस्तित्व रखती है। कोशिका के भीतरी भाग जो जीव द्रव्य पाया जाता है, उसी का कुछ भाग कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिका भित्ति के भीतरी भाग में जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं, उसी के ठोस रूप जो होता है वह कोशिका भित्ति होता है। अगला हमारा है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है उसे कोशिका भित्ति के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगहीन और अपारदर्शक पदार्थ भरा रहता है। कोशिका भित्ति के अंदर चिपचिपा पदार्थ जो रंगहीन और अपारदर्शक होता है वह सेल कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। इसी से कोशिका जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहते हैं। इसके बाद देखिए कोशिका जो है जीव द्रव्य कोशिका के 2 भागों में होता है। कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर। कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्रक के बाहर वाले जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर जीव द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। एक है हमारा साइटोप्लाज्म का एक अंतः कोशिका रस। साइटोप्लाज्म कोशिका में सभी स्थानों में गाढ़ा सा नहीं होता, अर्ध तरल होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देता है। अधिक गाढ़े भाग कुछ पिंड बायोडीज दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पिंड केंद्रक है। केंद्रक में अतिरिक्त कई पिंड पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। इसे हम लोग देख सकते हैं। एक है सेंट्रोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी का राजधानी। अब देखिए सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये कोशिका है, कोशिका एक कोशिका, इसमें क्या हरित लवक पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, केंद्रक होता है, यूक्रोमेटिन होता है, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, अंतः कोशिका पाया जाता है, कोशिका कला, गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, कोशिका रस, रेतिक कला। इन सबको हम लोग देख लेते हैं, इनके कार्य और क्या क्या होते हैं। तो देखिए हमारा सेंट्रोसोम सितारे के आकार का नन्हा सा पिंड है। सितारे के आकार का नन्हा सा पिंड होता है, बाहर केंद्रक के पास होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। सेंट्रोसोम
पौधों में नहीं पाया जाता। इसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यह गतिशील पिंड है तथा अपना स्थान बदलने के साथ साथ आकृति भी बदलते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में लाखों की संख्या में रहते हैं। कुछ ऐसे स्राव जो एटीपी को उत्पन्न करते हैं कोशिका की उपापचय क्रिया में सहायक होते हैं। अगला हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या होता है? तो देखिए इसी तरह से सब है। गोल्जी काय है, रसधमनियाँ हैं, केंद्रक है, ये सभी पाए जाते हैं। और इसमें देख सकते हैं कोशिका का निर्माण हमारा ऐसे ही होता है। अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो, ये भी पूछ सकता है, तो इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद है केंद्रक जीवद्रव्य होता है, जो गाढ़े तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। इसे हमने पढ़ लिया है। क्रोमोसोम्स होता है, धागे जैसी संरचना, ये जो है ये क्रोमोसोम्स होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। धागे जैसी संरचना पाई जाती है। अब हमारा एक कोशिका को जीवित इकाई क्यों कहा जाता है, स्पष्ट समझाइए। इस प्रकार कहने का अर्थ है कि कोशिका को जीवित इकाई क्यों आखिर कहा क्यों जाता है कि कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो देखिए इसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ कार्य होते हैं। जैसे क्या करता है, वृद्धि करता है, इसमें गति भी है, और श्वसन की क्रिया होती है सेल में, पोषण भी होता है सेल में। इस प्रकार से इन सब के कारण ही कोशिका को जीवित कोशिका कहा जाता है, अर्थात इसमें जीवन की सभी गुण पाए जाते हैं। उत्सर्जन भी करता है, संवेदनशील भी होता है, प्रजनन भी करता है, और मृत्यु भी होती है इसका। इसके बाद हमारा है ऊतकों का शरीर में महत्व बताइए। ऊतकों का शरीर में महत्व। तो कोशिकाएं अति सूक्ष्म आकार की होती हैं, वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती हैं। इन कार्यों को ऊतक ही सफलतापूर्वक करते हैं। ऊतकों की उपस्थिति के कारण भ्रूण का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। इसके बाद है ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र से मिलकर अंग बनते हैं, अर्थात सेल से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग तंत्र बनता है, तंत्र से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग मिलके बनते हैं। विभिन्न अंगों के माध्यम से कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं। रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के एक दूसरे को अंग पहुंचाने अथवा ले जाने का कार्य भी करते हैं। इसके बाद हमारा है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। पादप कोशिका की जो कोशिका सेल वाल होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। टमाटर के छिलके में लाल रंग पकने के बाद लाल रंग क्यों हो जाता है, तो इसमें हरित लवक जो होता है वह पकने के बाद वाले लवक में बदल जाते हैं, फलस्वरूप टमाटर लाल रंग का हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है, तो हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहा जाता है। ध्यान, हरित लवक का वर्गीकरण में अंतर। हरित लवक और अवर्णीय लवक जो होता है इसमें अंतर क्या होता है, तो हरित लवक में हरा वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है, और अवर्णीय लवक में कुछ नहीं होता है, वर्णक का अभाव होता है। ऊर्जा की विमुक्ति पादप कोशिका के किस अंग द्वारा होती है। ऊर्जा की विमुक्ति पादप कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है। राइबोसोम का क्या तात्पर्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस भाग की सहायता से होता है, तो राइबोसोम की सहायता से होता है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन के वनस्पति विज्ञान शास्त्री के हैं मैथियास स्लडीन तथा जर्मन के ही प्राणी विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान थे। ये दो नाम याद रखिए।
कोशिका अगला हमारा कोशिका में श्वसन क्रिया मुक्त ऊर्जा संचयन किस प्रकार होता है, किस पदार्थ में होता है, इसको ध्यान रखना है। एटीपी में होता है। कोशिका में गतिज ऊर्जा का संचयन एटीपी में होता है। कुछ वैज्ञानिकों के नाम है और उनके दिए हुए कुछ वैज्ञानिक हैं जिनके नाम और उनके खोज के बारे में दिया हुआ है। बेल्डेयर जो है वह गुणसूत्र से संबंधित है। वाटसन और क्रिक डीएनए मॉडल दिए हैं। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी। और इसके बाद हमारा अगला है, किन्हीं दो पौधों का नाम लिखिए जिसमें सिस्टोलिक पाया जाता है। एक रबर हो गया, एक बरगद हो गया। इसमें क्या पाया जाता है, सिस्टोलिक पाया जाता है। अनुलिपीकरण किसे कहते हैं, तो डीएनए और आरएनए अणु का निर्माण अनुलेखन या अनुलिपीकरण कहलाता है। अनुवादकरण किसे कहते हैं, तो एमआरएनए से बने अणु टेम्पलेट पर अमीनो अम्ल के जुड़ने या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अनुवादकरण को अनुवादकरण कहते हैं। बनने की श्रृंखला को एमआरएनए से बने टेम्पलेट पर अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने को अनुवादकरण कहते हैं। अगला हमारा है, प्रोटीन संश्लेषण में टीआरएनए का योगदान। तो टीआरएनए जो होता है अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर स्थित टेम्पलेट पर पहुंचाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, सर्वप्रथम फिनाइल एलेनिन अनुवांशिक कूट ट्रिपल यू का पता चला था। डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम तो कॉनबर्ग और उनके साथियों ने 1857 में दिया था। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है, तो यूरेसिल होता है। ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, उससे मिलकर जो बनता है वह ऊतक कहलाता है। जटिल ऊतक क्या होता है, जब दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं परस्पर मिलकर एक ही कार्य संपन्न करती हैं तो जटिल ऊतक कहा जाता है। जाइलम जैसे और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है, पौधों में जल को अवशोषित करता है। फ्लोएम जो होता है पौधों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद देख सकते हैं, यही दिया है फ्लोएम के पौधे की उपयोगिता, तो भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम जो होता है वह जड़ से अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कांड्रा तथा स्नायु में अंतर लिखिए। कांड्रा क्या होता है, इसे टेंडन कहा जाता है। जब बोन अर्थात हड्डी से और मसल्स में इन दोनों के बीच जो कम्बिनेशन होता है उसे टेंडन कहा जाता है। और एक है लिगामेंट जिसे स्नायु कहा जाता है। इससे क्या होता है, हड्डियों से हड्डियों को जो जोड़ने की प्रथा है इसे लिगामेंट कहा जाता है। हृदय पेशी के कोई विशिष्ट कार्य लिखिए। तो पेशियां क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, जीवन पर्यंत एक निश्चित लय से सिकुड़ती और फैलती हैं। फलस्वरूप शरीर में रक्त पंप करता रहता है हृदय पेशी से। इसके बाद है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, तो केंद्रक जो होता है कोशिका काय में उपस्थित होता है। पादप के दो मुख्य समूहों के नाम। पादप ऊतकों के दो मुख्य समूह विभज्योतक तथा अस्थायी ऊतक हैं। इसके बाद देखिए, विभज्योतक कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है, कोशिकाओं का विभाजन की क्षमता होती है इसमें। अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल और विशिष्ट। प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले पेशी ऊतकों के नाम लिखिए। आरेखित, रेखित तथा हृदय पेशी ऊतक। जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सरल संयोजी ऊतक की क्या विशेषता है, तरल संयोजी ऊतक के उदाहरण। तरल संयोजी ऊतक मैट्रिक या श्वेत कोलेजन तथा पीले लचीले तंतु नहीं पाए जाते हैं। तरल संयोजी ऊतक के मैट्रिक में श्वेत कोलेजन तथा पीले लचीले तंतु नहीं पाए जाते हैं, जिसे रक्त लसिका।
एक है हमारा शीर्षक विभज्योतक कितने क्षेत्रों में विभाजित होता है, तो डर्मेटोजोन, पेरिब्लम तथा प्लीरोम क्षेत्रों में विभाजित होता है। जिस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।